हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई उससे ज़्यादा अच्छी चली होगी। दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11। आज इसकी लास्ट क्लास होगी और आज हम पूरा कंप्लीट कर लें। छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बचा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों याद रखना, हमारी कोई भी क्लास लेने से पहले पिछली क्लास का अच्छे से रिविजन करके ज़रूर आना। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टारगेट है, वैसे तो हम पूरा करेंगे बट हमारे जो बचे हुए टारगेट्स हैं वो थे डीएफएचआई और फाइनेंशियल रेगुलेशंस। ठीक है, हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये रहा आपका डीएफएचआई वाला कॉन्सेप्ट। देखो डीएफएचआई का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है बट हमें तो थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम हिंदी वाली चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, मैं दोस्तों पता है बुक में हिंदी के ऊपर हिंदी में क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो ये कीवर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते हमें पूरा टॉपिक समझ आता है कि हाँ शिवम सर ने क्या बताया होगा, इस वजह से मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी बुकों में लिख लिया करो। देखो डीएफएचआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म अगर हम बात करूँ तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा हमारे इंडिया के अंदर कई सारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं। सोच के देखो कि अगर लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, लिक्विडिटी क्रंच का मतलब होता है कि अगर लिक्विडिटी क्राइसिस यानी पैसों की तंगी आ जाती है तो ऐसे में उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में पैसा रेज करने का काम करते हैं। आपको याद है ना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जब हम पैसों को रेज करते हैं तो ये जो फैसिलिटी दी जाती है ये किसके द्वारा दी जाती है, डीएफएचआई के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वही लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी को स्मूथली मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, डीएफएचआई के थ्रू करते हैं। ये जो डीएफएचआई का कॉन्सेप्ट है ये अप्रैल 1988 से स्टार्ट हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया था, आरबीआई के द्वारा किया था। और कई सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसमें क्या थी, शामिल थी। ये क्या करता है, ये हमारी लिक्विडिटी को इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लेकर आ जाता है, जितने की हमें जरूरत है उतना पैसे हमें प्रोवाइड करा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में कल को अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम मनी मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म पैसा भी रेज इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2004 में आरबीआई ने इसकी जो टोटल होल्डिंग है डीएफएचआई की, ये ट्रांसफर कर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अच्छा एक बात बताओ, क्या आज की डेट में आपने डीएफएचआई का कॉन्सेप्ट सुना है? कहीं देखा बैंक का बोर्ड लगाओ डीएफएचआई के नाम से? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसको सन 2004 के अंदर मर्ज कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ऐसा हमें फील हुआ कि अब हमें डीएफएचआई की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने बैंकिंग रेगुलेशन को ही इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब डीएफएचआई की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब बैंक अपने आप में इतनी सक्षम हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है फाइनेंशियली कि अब उन्हें डीएफएचआई के जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमने डीएफएचआई यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। तो अभी फिलहाल में अब डीएफएचआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। और ये क्या डील करता था, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं यानी एक साल के कम के लिए। और ये क्या करता था, हमारी लिक्विडिटी क्रंच को पूरी तरह से मीट आउट करवा देता था। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था डीएफएचआई का। वो लोग क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने पास हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में ना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें डिटेल पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं, उनको हम जल्दी से निपटा देते हैं। यहाँ एक टॉपिक आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI। अभी क्या होता है सुनो, देखो क्या होता है, बेसिकली हम चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर ना क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से हो। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है, पैसों से पैसा बनाना। बैंक क्या करती है, पैसा उधार लेती हैं और उनको फर्दर किसी और को लोन के रूप में दे देती हैं। तो इससे इकोनॉमी अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहता है। अब इस पर्टिकुलरली काम को करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बैंक्स को खोला। जैसे स्मॉल सेक्टर बैंक्स खोली गई, स्मॉल एरियाज को डेवलप करने के, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए हमने नाबार्ड खोली, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक खोली। ठीक इसी तरह से एक सेक्टर को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को या उसमें इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए हमने पर्टिकुलरली एक बैंक खोली। और उन्हीं सभी बैंकों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI। क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वही लिखा हुआ है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपको ना पता है, ये ईयर याद करने पड़ेंगे, ये ईयर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो आपको याद करना है IFCI कब खुला था, 1948 में, आजादी के 1 साल बाद। आईसीआईसीआई बैंक 1955 में खुली थी, IDBI बैंक 1964 के अंदर खुली थी, सिडबी बैंक 1990 में खुली थी और IIBI 1997 में खुली थी। अब आपके मन में क्वेश्चन हो, सर इनकी फुल फॉर्म्स भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे मैं बात करता हूँ IFCI की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस
फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिख लो दोस्तों, आप अपनी बुकों में लिख लो, IFCI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर ICICI, ये जो बैंक तो आपने सुना ही होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं रिपीट करूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर जो SIDBI है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो IDBI है ना, इसमें आगे S लगा दिया बस, बाकी सब बिल्कुल सेम चलेगा। इसके बाद IIBI की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको सारी फुल फॉर्म बता दी। आपके लिए पता है इंपॉर्टेंट काम क्या है? जैसे प्रीलिम्स में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर कि कौन सी बैंक कब खोली गई है। तो मैं रिपीट कर दूं, आपकी IFCI बैंक 1948 के अंदर खोली गई, ICICI बैंक 1955 में खोली गई, IDBI बैंक 1964 में, SIDBI बैंक 1990 में और IIBI 1997 के अंदर खोली गई। अब क्या ये जितनी भी बैंक है, इनको कौन फंड करता है, इनको पैसे कौन प्रोवाइड करता है? तो इनको पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, वैसे इनका अपना भी पैसा होता है, बट जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें क्या करती है? पैसों को कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ये जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये विटनेस है कि पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ने इनको कन्वर्ट कर दिया, किसमें? डेवलप्ड बैंक के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर दिया? डेवलप्ड बैंक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे ना बैंकिंग वाला, दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर हमने 26 क्लासेस लेनी है। टोटल 26 क्लास के अंदर मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा आपका। ठीक है, उन 26 क्लास में हम बैंकिंग की A से लेकर Z तक की थ्योरी पढ़ लेंगे, और उसी में मैं आपको ना एक नरसिंघम कमेटी बताऊंगा। दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी नरसिंघम कमेटी के बारे में ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जिक्र अगले चैप्टर में होना है। ठीक है, अगले चैप्टर में बड़ा ही डिटेल में मैंने 2 क्लासें ली हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ, नरसिंघम कमेटी जो 1 थी, ये 1991 में आई थी, और इसी की दूसरा पार्ट जो है वो 1998 के अंदर आया। अब इस कमेटी के अंदर क्या हुआ था? नरसिंघम ने ये बोला था कि देखो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ बैंकों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी बैंकों को बड़ा बना दिया जाएगा, यानी इनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सबको जोड़ के एक कलेक्टिवली बैंक बना दी गई। यानी पहले ये जो कॉन्सेप्ट चला था ना, मर्जर का कॉन्सेप्ट चला था कि भाई ऐसा करो, जितनी बैंकें हैं उनको मर्ज करके एक बड़ी बैंक बना दो जो कि इंडिया के लेवल पे काम करे। तो ये कॉन्सेप्ट आया था नरसिंघम कमेटी 1 के थ्रू, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 1981 में। इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर 1998 के अंदर दूसरी कमेटी, यानी सेम कमेटी का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर बोला गया बैंकों को 3 टायर में डिवाइड करो। पहला टायर जो नेशनल लेवल की बैंक होगी, उसमें एक बड़ी बैंक बनाओ। जैसे हमने SBI बैंक बनाई थी, मैंने आपको बताया भी था कि SBI बैंक जो है वो 3 बैंकों को जोड़कर बनाई गई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को जोड़ के 1944 के अंदर क्या बना दी गई थी? इंपीरियल बैंक। और फिर हमने इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट किस में कर दिया था? बताओ किस में कन्वर्ट कर दिया था? हमने कन्वर्ट किया था SBI बैंक के अंदर। तो 3 टायर के अंदर हमने पहला टायर क्या रखा था? नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे पब्लिक सेक्टर में कौन सी बैंक आती है हमारी? SBI बैंक आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आती है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर HDFC बैंक आती है। इस तरह से कहा गया कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या करो? बैंकों को डिवाइड कर दो, और हर सेक्टर की एक ऐसी बैंक खोलो जो कि सबसे ज्यादा नाम कमाए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, ये किसने बोला था? नरसिंघम कमेटी 2 ने बोला था। अगर हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या करना है? रिफॉर्म करने हैं। तो पहले मुझे बताओ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ आ गया आपको? इसमें सिर्फ आपको ईयर याद करना है। ठीक है, जो मेन चीज है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब हाल फिलहाल में कितनी AFIs बची है, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बची है? तो अभी की डेट में हमारे पास सिर्फ 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बची हैं, बाकी सबको हमने मर्ज कर दिया। कौन कौन सी है याद कर लो। नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खोली है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोली है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन के लिए खोली है। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसेस के लिए खोली गई, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी हमारे पास कुल मिला के 4 AIFI बैंक्स है। कौन कौन सी? नाबार्ड, SIDBI, एक्सिम बैंक और NHB। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लेना, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें बड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेसिफिक फील्ड के लिए खोली है। दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि क्या लगता है आपको कि आप जब क्लास 12 पास करके निकले थे, क्या आपके मन में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया था? हाँ सर, हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, हमारे मन में एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया था, बट आइडिया ही था, पैसा नहीं था उसको करने के लिए। तो सोचो क्या आप एंटरप्रेन्योर बन पाए? सर नहीं बन पाए, क्योंकि पैसा नहीं था। गवर्नमेंट चाहती है ये दिक्कत सबके साथ ना है। तो एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं जिसका नाम है IFCI, यानी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। अब ये जो वेंचर फंड कैपिटल फंड लिमिटेड है,
इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई आइडिया है बट उस आइडिया के लिए फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप वेंचर कैपिटल के पास आओ। वेंचर कैपिटल आपके आइडिया को सुनेंगे और अगर उन्हें वो आइडिया पसंद आता है तो उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड कैपिटल होगी वो आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे उनका आइडिया यानी आपका दिमाग और सामने का वाले का पैसा दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, और इसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो वही यहाँ पर बोला गया कि इसमें प्रमोट किया गया रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन को कब, 1975 के अंदर, और ये सोसाइटी में प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसा, ताकि इकोनॉमी के अंदर प्रोफेशनल और जितने भी लोग हैं जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है लेकिन उनके पास काम करने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको इन चीज़ों से क्या किया जा सकता है, मुक्त किया जा सके और उनके बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट चला जिसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर खोली गई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप नाम से समझ गए हो कि कहीं ना कहीं ये जो एंटिटी है ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खोली गई होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब लोग बाहर से हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, अभी तो चलो कोविड-19 के चलते अभी बहुत से टूरिस्ट अभी नहीं आ पा रहे इंडिया में, बट जब इन फ्यूचर आते थे या आएंगे तो ऐसे में आपने देखा होगा जब वो आते थे तो अपनी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराने का काम, बहुत से ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके लिए हम पर्टिकुलरली एक एजेंसी बना दें तो क्या लगता है टूरिज्म सेक्टर हमारे इंडिया में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। दोस्तों बात करें ताजमहल की, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, ये जितनी भी हमारे इंडिया की अच्छी अच्छी इमारतें हैं इनको देखने के लिए, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, इन सभी चीज़ों को या जगहों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो टूरिज्म को लेकर क्या हुआ था, गवर्नमेंट में नेशनल कमेटी टूरिज्म बनाई गई और उसने रिकमेंड किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी यूनिट बनानी चाहिए जो बेसिकली किनको लोन प्रोवाइड कराएगा, किनको फंडिंग प्रोवाइड कराएगा, जो टूरिस्ट पर्पज से आए हुए लोग हैं। तो इसी को बोला गया टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1989 के अंदर इसकी नींव रखी गई, ठीक है। देखो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैंने आपको बोला ना, अब जो टॉपिक बचे हैं वो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको एक सरफेस नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, इसको डबल आई बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे पब्लिक से हम बल्क अमाउंट में पैसा ले लें, जैसे मैं LIC की बात करता हूँ। दोस्तों LIC देखो मेरे यहाँ भी खुली हुई है, हो सकता है आपके यहाँ भी खुली हुई है, और जितने लोग हैं ज़्यादातर आजकल LIC खुलवाते हैं। सोच के देखो LIC के पास 135 करोड़ की जनता है ना, 135 करोड़ की जनता में से मैं कहता हूँ 50% भी जनता की अगर ने LIC ले रखी है, ठीक है, तो 50% भी अगर आप देखोगे इसका तो लगभग 65 लाख हो जाएगा, 65 करोड़। तो एक बात सोचकर देखो कि 65 छोड़ो, मैं 50 करोड़ की बात करता हूँ, 50 करोड़ लोग भी अगर साल का प्रीमियम देते हैं तो सोच के देखो कितना बल्कि अमाउंट हो जाता होगा ना। कुछ लोग 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ 10 करोड़ का, कुछ 5 लाख का, कुछ 10 लाख का, तो इनके पास पैसा तो खूब सारा आता होगा। तो दोस्तों ये पैसे का क्या करते होंगे, ये भी तो कोई इन्वेस्ट करते होंगे ना, तभी तो आपको वो रिटर्न दे पाते होंगे, चाहे आपकी डेथ के पास हो, डेथ के डेट पर हो या डेथ से पहले हो। तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए गए जिसमें अपना पैसा लगाएंगे और अच्छा खासा रिटर्न कमा के कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ ये अकाउंट होल्डर को दे देंगे या फिर इंश्योरेंस होल्डर को दे देंगे, और इसी यूनिट को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो वही लिखा हुआ है, ये वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आपकी LIC कब खुली थी, 1956 के अंदर। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI 1964 में खुली थी। GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1971 में खुली थी। दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लेकर अभी एक अमेंडमेंट आई है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये मैंने आपको हिंदू न्यूज़पेपर में बताया हुआ था। तो आप हमारी हिंदू न्यूज़पेपर वाली सीरीज देख रहे हो ना, जिसमें हम 15 से 20 मिनट पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर को, कहाँ पे, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाले चैनल पे, तो उसको भी पैरेलली सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जितनी भी है, अब मैंने ये क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, आप भी अपनी बुकों में हाईलाइट करके इसको रीड कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसमें एक एक लाइन आपको बच्चों की तरह उंगली पकड़ पकड़ के पढ़ाऊँ, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए कि मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के रूप में आपको चीज़ें दे सकता हूँ, या पढ़ाई दूँ, बोलो चलो पढ़ा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो। ये लिखा हुआ है कि आज की डेट में हमारे पास कई सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं या ये म्यूचुअल फंड की जैसी UTI कंपनियां हैं जो क्या देती है, हमें सर्विसेज देती हैं। जैसे आज की डेट में LIC को हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आते हैं, UTI को हम म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, और इसी तरह GIC को हम जनरल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो बस ये उनका कोर एरिया दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है स्टेट लेवल एंड फाइनेंस लेवल इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा LIC वगैरह होगी तो सारी सेंट्रलाइज प्रोसेस में होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी तो कहीं
बोलेंगे भाई हम भी अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं जिसमें स्टेट की इंटरवेंशन हो, बिल्कुल सही कहा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे स्टेट भी चाहती है कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़े, किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया कि आप चाहो तो अपने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हो। इसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो पहली बार पंजाब में आया था 1955 के अंदर, ठीक है। और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये 1960 के अंदर आया था। सबसे पहले ये बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर आया था। आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये कॉर्पोरेशन स्टेट फंडेड है और दूसरी बात कि ये कहां कहां पर आया था। तो बताओ यहां तो कोई डाउट है, सोच लो अगर कोई डाउट हो तो। चलिए, आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बड़े ही आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री, दोस्तों ये मैं छुड़वा रहा हूँ। सर छुड़वा क्यों रहे हो? क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 12 है। ये जो इतना दे रखा है ना, इतना सा, इस पर तो भाई सब 26 क्लासेस लूंगा मैं आपकी, ठीक है। तो आप समझ जाओ यहाँ पर पढ़ना बेकार है आपके लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री 5 क्लासेस लूंगा। चैप्टर नंबर जैसे ये 12 था, ये आपका 13 है। इंश्योरेंस के बारे में वहां बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तो बस ऊपर ऊपर से दे रखा है, मैं क्यों पढ़ाऊँ अभी ऊपर से, मैं तो डिटेल पढ़ाऊंगा आपको आगे चैप्टर में, रेफरेंस है इसका। सिक्योरिटी मार्केट अभी हमने पढ़ा, सिक्योरिटी मार्केट वो याद नहीं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन रेगुलेटर होता है? मनी मार्केट का रेगुलेटर जैसे आरबीआई होता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी होता है। तो ये वही चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर का मतलब होता है कौन उनका संस्थापक है, कौन उनको सुचारू रूप से चला रहा है। एक बात बताओ, क्लास 12 में जैसे अगर मैं सेंट्रल बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड था ना जो सभी स्कूलों को चला रहा था। इसी तरह से अगर हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूजीसी चला रहा है, ठीक। उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कौन कौन से रेगुलेटर है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम रेगुलेटर एजेंसीज की बात करें तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, रेगुलेटर एजेंसीज में बात करें तो आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है सारी क्रेडिट मतलब जितने भी उधार से रिलेटेड आइटम होंगे उनको कौन डील करेगा? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। सेबी किसको करेगा? स्टॉक मार्केट को करेगा। सेबी किसको करेगा? स्टॉक मार्केट को करेगा। और इंश्योरेंस को कौन करेगा? IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा। और बस यही चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। मतलब ये उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है। दोस्तों आज की हो सकता है वीडियो थोड़ी सी ब्लर सी आ रही हो, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक कैमरे में कुछ इशू होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको सही कर दूंगा। बाकी प्लीज़ आपकी इनकन्वीनियंस के लिए थोड़ी सी मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, लेंस को साफ करना होता है, मैं काफ़ी टाइम से लेंस को साफ नहीं कर पाया, उसके लिए थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ रही है। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है। चलो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। इसके बाद आता है क्वासी रेगुलेटरी एजेंसीज। क्वासी रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि है नहीं रेगुलेटर, बट वो अपने आप को ट्रीट करते हैं कि वो क्या है, एक रेगुलेटर है। तो जैसे कई सारी अदर गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे नाबार्ड है, तो नाबार्ड भी एक तरह से ना हमें लगता है सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रही है। हाँ, ये सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रही है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक है नहीं। अगर हम रूरल एरियाज के बैंक की बात करें तो उन सब का बाप कौन है? नाबार्ड है। इसी तरह से सिडबी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का क्या है? बाप है। आप समझो, हाउसिंग के लिए NHB सभी का बाप है। तो ये क्वासी रेगुलेटर एजेंसी है। क्वासी मतलब आधी आधी पावर है इनके पास रेगुलेटरी की, ठीक है। इसके बाद पावर किसको दी गई? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस की पावर किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी तो फाइनेंस मिनिस्टर्स होता है ना स्टेट लेवल पे, तो वो भी उनको रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री में कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। इसी तरह से यहाँ पर कौन करता है? जो भी उनके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं या एग्रीकल्चर के स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FSDC। अभी FSDC क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। इसको सेटअप किया गया था हाई लेवल कमेटी कैपिटल मार्केट, यानी 1 साल से बड़ी बड़ी बोरोइंग्स के लिए हमने इस कमेटी को डेवलप किया। बेसिकली ये काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डज नॉट हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसकी कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं। स्टैट्यूटरी मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली कोई एक्ट लेकर आते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी पावर। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, बट स्टैट्यूटरी पावर नहीं दी गई। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, जिनकी परमानेंट सीट होती है। बस आपको इससे ज़्यादा और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट अपने पास कर लिया है। तो हमारा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों चैप्टर में दम नहीं थी बिल्कुल भी, मैं आपको सच बताऊं ना, चैप्टर तो यूं निकल गया। अब मज़ा पता है कौन से चैप्टर में आएगा? सच बोलो तो मज़ा आएगा अगले चैप्टर में। और मेरे विश्वास मानो, अगले चैप्टर के अंदर तुम्हें इतना मज़ा आने वाला है, और बैंकिंग को लेकर मैं तुम्हें प्रो लेवल का समझाऊंगा।
मतलब तुम बैंकिंग में प्रो हो जाओगे, इतने अच्छे बना दूंगा मैं तुम लोगों को, बस साथ चाहिए आपका, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो फाइनली आज हमने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया, राइट। चलिए तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज आप जानते हो हम लोगों ने कई सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो आज होगी 12 अगस्त और हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आगे भी इसी तरह से आपके लिए सीरीज लेकर आते रहेंगे, इसी तरह हमें प्यार देते रहना और हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस जरूर देखते रहना, जो कि हम अपनी इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे अपलोड करते हैं। क्योंकि आप खाली इसको पढ़ के सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको करंट अफेयर से भी अवगत रहना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप कल ही की बात है 11 अगस्त की, तो कल उज्ज्वला योजना की बात बोली गई कि उज्ज्वला योजना 2.0 आया। अब ये किनको पता होगा जो डेली हमारी कौन सी सीरीज देख रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर की, कौन से चैनल पे, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे। इसीलिए वो चैनल आपके लिए बनाया है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, बस इसीलिए बनाया ताकि आप उसको देखो और उसका फायदा उठा सको, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।